हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने राजनीतिक भूगोल के परिचय से आपको अवगत कराया था कि राजनीतिक भूगोल किस प्रकार से दो शब्दों से बना हुआ है, राजनीतिक और भूगोल, और जिसमें राजनीति का क्या अर्थ है और भूगोल का क्या अर्थ है। इसी में हम आज आगे राजनीतिक भूगोल से संबंधित परिभाषाओं के बारे में आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि भूगोल एक आधारभूत विज्ञान है और भूगोल पृथ्वी तल के प्राकृतिक व मानवीय तत्वों का समुचित स्वरूप का अध्ययन करता है। साथ ही हमने आपसे जो शेयर किया था वह था कि राजनीतिक भूगोल क्या है और राजनीतिक भूगोल किन नियमों में क्षेत्रीय विभेदीकरण का अध्ययन करता है। आज हम उसी को आगे ले जाते हुए कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जो राजनीतिक निष्पत्ति के रूप में सामने आने वाले भौगोलिक स्वरूप और भौगोलिक स्वरूप द्वारा निर्धारित होने वाली राजनीति की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वह यह है कि परंपरागत रूप से अगर राजनीतिक भूगोल में विश्लेषण को देखा जाए तो उसके लिए त्रिस्तरीय संरचना का उपयोग किया जाता है, जिसके केंद्र में राष्ट्र होता है और इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या भू राजनीति का तथा साथ ही स्थानीय क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो त्रिस्तरीय संरचना में तीन चीजें कौन सी आ गई? सबसे पहले केंद्र में है राष्ट्र, ऊपर की ओर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध या भू राजनीति और निचले स्तर पे है स्थानिक क्षेत्र। साथ ही इसमें लोग, देश और क्षेत्र के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल को सारांश रूप में एक उप अनुशासन की प्राथमिक चिंताओं के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। अगर इसको हम इंग्लिश में देखें तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ बोथ the spatially uneven outcomes of political processes and the ways in which political processes are themselves affected structures. Conventionally, for the purpose of analysis, political geography adopts a three-scale structure with the study of the state at the center, the study of international relations or geopolitics above it, and the study of localities below it. The primary concerns of the subdiscipline can be summarized as the interrelationship between people, state and territory. तो आपने देखा बच्चों कि राजनीतिक भूगोल की जो प्राचीन कालीन जो परिभाषाएं हैं वो पर्यावरणवादी संकल्पना पर आधारित है। तो सबसे पहले और आधुनिक काल की जो जितनी भी परिभाषाएं दी हुई हैं वो भौगोलिक संकल्पना है, तो जिसे हम आगे आपको बताएंगे। राजनीतिक भूगोल की प्राचीन कालीन पर्यावरणवादी संकल्पना से लेकर आधुनिक काल की मूल भौगोलिक संकल्पना तक इसका जो दृष्टिकोण है वह सदैव परिवर्तित होता रहा है। जो परिभाषाएं आपको बताएंगे उसमें परिलक्षित होगा। फिर भी द्वितीय महायुद्ध के उपरांत विशेष क्षेत्र संकल्पना और अध्ययन विधियों के स्पष्टीकरण के पश्चात राजनीतिक भूगोल की परिभाषा देना अपेक्षाकृत सरल हो गया। यहाँ पर भी सभी परिभाषाओं का संकलन संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने राजनीतिक भूगोल के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसीलिए कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण परिभाषाओं को ही हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। अब हम शुरू करते हैं राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं और किस पर्यावरण राजनीतिक संबंध की संकल्पना। इसमें यूनानी दार्शनिक अरस्तु से लेकर जर्मन विद्वान रेत्zel तक के अध्ययन पर्यावरण राजनीतिक संबंध से प्रभावित है। जर्मन के पश्चात
इस विचारधारा का प्रभाव अमेरिकी व ब्रिटिश भूगोलवेताओं के ऊपर पड़ा, जिससे इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक भूगोल की परिभाषाएं राजनीति पर पार्थिव तथ्यों के प्रभाव की विवेचना से संबंधित है। इन सभी यूनानी, जर्मन, अमेरिकी, ब्रिटिश भूगोलवेताओं में हम सबसे पहले जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वह है फ्रेडरिक रेडज़ेल की द्वारा दी गई परिभाषा, जो उन्होंने 1897 में दी थी। फ्रेडरिक रेडज़ेल ने राजनीतिक भूगोल को अध्ययन की वह शाखा माना है जिसमें राजनीतिक इकाइयों का जैविक इकाई के रूप में उनके प्राकृतिक परिवेश के संदर्भ में अध्ययन करता है। इसमें जैविक इकाई जिस प्रकार से किसी भी जीव का एक जीवन काल होता है, उसका बालावस्था होती है, उसकी युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक इकाइयां, चाहे वो राज्य हो या राष्ट्र हो, उनके उद्भव से लेकर उनके बाल्यकाल जैसे उन्होंने माना है से लेकर उनकी वृद्धावस्था तक, जब उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एट स्टेक होता है, उसके संदर्भ को में अध्ययन को फ्रेडरिक रेडज़ेल ने अधिक महत्व दिया। फ्रेडरिक रेडज़ेल के साथ ही डी विटलसी ने 1939 में राजनीतिक भूगोल से संबंधित अपने विचार प्रकट किए। विटलसी के अनुसार राजनीतिक भूगोल राज्य की भौगोलिक संरचना एवं राजनीतिक व प्राकृतिक तत्वों के जैविक संबंधों का अन्वेषण करता है। साथ ही बाल्केन वर्ग ने भी 1939 में ही 1939 में ही परिभाषा दी। उन्होंने भी राजनीतिक भूगोल से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए और वो भी पर्यावरण राजनीतिक संबंध की संकल्पना के अनुयायी रहे। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल राष्ट्रों के मध्य अंतरक्रिया पर भौगोलिक प्रभाव की व्याख्या प्रस्तुत करता है। पियर्सी ने 1948 में राजनीतिक भूगोल से संबंधित जो परिभाषा दी, उसमें उन्होंने पृथ्वी के पृष्ठ आधार में मानव समाज का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल को माना। 1948 के बाद 1955 में गॉवलेट महोदय ने राजनीतिक भूगोल से संबंधित परिभाषा दी। उनके अनुसार राजनीतिक भूगोल राज्यों के उपयुक्त सीमांकन की योजना, वहां के भौगोलिक वातावरण और अन्य राज्यों से उनके संबंधों को दृष्टि में रखकर तैयार करता है। पियर्सी गॉवलेट के बाद 1958 में कार्लसन ने राजनीतिक भूगोल से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने बताया कि राजनीतिक भूगोल पृथ्वी व राज्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है। यह राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। उक्त परिभाषा में विषयगत समानता दृष्टिगत होती हैं। जितनी भी परिभाषाएं अभी आपके सामने ऊपर शेयर की हैं, 6 परिभाषाएं जो हैं, उसमें जो समानता दृष्टिगत होती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सभी विद्वानों ने राजनीतिक भूगोल की राज्य पर पड़ने वाली भौगोलिक प्रभाव की व्याख्या से संबंध बताया है। दूसरा, रेडज़ेल ने राज्य को जैविक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि विटलसी ने राजनीतिक व प्राकृतिक तत्वों के मध्य जैविक संबंध की चर्चा की है। वहीं पर
पियर्सी ने संपूर्ण मानव समाज को राजनीतिक भूगोल के अध्ययन वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके द्वारा प्रस्तुत परिभाषा का क्षेत्र विस्तृत हो गया। साथ ही बाल्केनबर्ग, गॉबलेट व कार्लसन ने राजनीतिक भूगोल को भौगोलिक वातावरण व राज्य के मध्य संबंधों के रूप में परिभाषित किया। आज हमने परिभाषाएं जो की है उनका हमने सार भी आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ क्षेत्रीय विभेदीकरण की संकल्पना, एरियल डिफरेंशिएशन की जो है उसके तहत किन किन विद्वानों ने परिभाषा दी उसको डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये डेफिनेशंस और ये प्रेजेंट करने का तरीका पसंद आया होगा। फिर भी आप कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको इसी से संबंधित प्रश्न देंगे, इसी से संबंधित असाइनमेंट देंगे और क्लास